हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आपका स्वागत है फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली वीडियो में हमने कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो विधायी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि विधेयक क्या होता है, विधेयक कानून कब बनता है, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक होता क्या है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विधेयक क्या होता है। प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं। विधेयक कानून नहीं होता है दोस्तों। कानून बनने के लिए विधेयक को संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया द्वारा दोनों सदनों से पारित होना होता है। जब वो दोनों सदन से पारित हो जाता है तब जाके वो कानून बनता है। साधारण विधेयक दो तरह के मतलब विधेयक दो तरह के होते हैं। एक होता है साधारण विधेयक, दूसरा होता है धन विधेयक। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साधारण विधेयक क्या होता है। तो साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक को सरकार का कोई मंत्री या सांसद का कोई अन्य सदस्य, जिसे निजी सदस्य भी हम कहते हैं, द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। मंत्री द्वारा लाया गया जो विधेयक होता है वो सरकारी विधेयक कहलाता है, और अन्य सदस्य निजी सदस्य, जिसे निजी सदस्य कहते हैं, उनके द्वारा प्रस्तावित विधेयक को गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। जब कोई साधारण विधेयक प्रस्तुत होता है तो उस पर दोनों सदनों में कई बार विचार किया जाता है। विचार करने की इस प्रक्रिया को वाचन कहते हैं। प्रत्येक सदन में विधेयक के 3 वाचन होते हैं। लोकसभा में 3 वाचन होते हैं और राज्यसभा में 3 वाचन होंगे। और संसद के विभिन्न दलों के जो सदस्य होते हैं इस विधेयक में वाद विवाद करते हैं और अपने सुझाव भी देते हैं। विधि निर्माण का जो प्रथम चरण है विधेयक का प्रस्तुत किया जाना है, जिसके साथ उद्देश्य और औचित्य का विवरण संलग्न होता है। मतलब प्रथम चरण में सिर्फ विधेयक को प्रस्तुत किया जाना होता है, और जो भी सदस्य या तो मंत्री या फिर निजी सदस्य विधेयक को प्रस्तुत करता है वो उसके साथ उद्देश्य और औचित्य का विवरण संलग्न करके देता है, और ये सभी सदस्यों को वितरित किया जाता है। संसद में जितने सदस्य सभी को वितरित किया जाता है। उद्देश्य और औचित्य का विवरण इसलिए होता है क्योंकि कोई कानून, कोई विधेयक संसद में आ रही है तो उसका उद्देश्य क्या है, किस कारण से लाया जा रहा है, औचित्य क्या है। ऐसा तो नहीं है कि कोई विधेयक सीधे ऐसे ही ला दिया गया, उसका ना कोई उद्देश्य है ना कोई औचित्य है, मतलब उसका उपयोग है ही नहीं अभी के टाइम में। तो ये सब देखा जाता है। विधेयक के विषय में एक सामान्य भाषण, जो भी इस विधेयक को प्रस्तुत करता है या मंत्री या निजी सदस्य इस विधेयक के बारे में सामान्य भाषण देता है और इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालता है कि विधेयक क्यों लाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है। यदि सदन विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पक्ष में होता है तो विधेयक दूसरे चरण में पहुंच जाता है। विधेयक की प्रस्तुति को प्रथम वाचन कहते हैं। मतलब प्रथम प्रथम वाचन में ज्यादा कुछ नहीं होता, विधेयक का प्रस्तुत होता है और कुछ नहीं होता। द्वितीय चरण दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, विधेयक की प्रत्येक धारा, मतलब कितनी धाराएं हैं विधेयक पर, सब विस्तृत से चर्चा होती है, उसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं। यह ऐसा चरण है जहां विधेयक में कुछ परिवर्तन, संशोधन या कभी-कभी विचार विमर्श के बाद छोटी समिति के विचारार्थ भेजा जाता है। या ऐसा इसमें हम चाहे तो संशोधन कर सकते हैं उस विधेयक में, कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कभी-कभी होता है कि विधेयक जटिल है। अब विधेयक जटिल है और अभी हम देख रहे हैं कि संसद में विशेषज्ञता का अभाव है, पढ़े लिखे लोग कम जा रहे हैं। तो एक संसदीय समिति बनाई गई है, संसद में समिति बनाई गई है जो विधेयकों की मतलब अच्छे से छानबीन करता है और उसका विचार विमर्श करता है, और जो क्रक्स होता है वो संसद में प्रस्तुत करता है और अपनी सिफारिशें सदन में देता है।
ताकि सदन का टाइम समय बच जाए। इसके पश्चात तीसरा चरण आता है दोस्तों। यह बहुत सरल प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि संपूर्ण विधेयक अंतिम रूप से सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। मतलब दूसरे चरण में सब कुछ हो गया, जो बदलना था बदल गया, जो नहीं बदलना था नहीं बदला, जैसा भी था पूरी चर्चा विचार विमर्श हो गया। अब विधेयक को पारित मतलब स्वीकृति देना है दोनों सदनों को। सदन द्वारा पारित होने के लिए साधारण बहुमत का समर्थन होता है। साधारण विधेयक है तो साधारण बहुमत होता है। साधारण बहुमत क्या होता है? कुल सदस्य संख्या का आधा से एक अधिक, वो साधारण बहुमत होता है। 50% प्लस एक साधारण बहुमत है। और जब एक सदन से विधेयक पारित हो जाता है तो विधेयक को दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। वहां भी इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। सेम चरण, तीन चरण, तीन वाचन में विधेयक लोकसभा से पारित होगा तो तीन वाचन में राज्यसभा से पारित होगा। और साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यदि दूसरा सदन भी इस साधारण बहुमत से विधेयक स्वीकार कर लेता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। यदि राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं देना चाहता है तो उस विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। राष्ट्रपति विधेयक वापस करने के साथ ही अपने सुझाव भी भेजता है। किंतु यदि दोनों सदन उसके सुझाव को स्वीकार नहीं करे और बिना किसी परिवर्तन के दूसरी बार पारित कर दे तो उसे अपनी अनुमति देनी ही पड़ेगी। अब उसमें कोई बदलाव नहीं, बाध्य है राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए। अब जब पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर विधेयक कानून अधिनियम बन जाता है। मतलब जब पारित हो गई दोनों सदनों से साधारण बहुमत से तो विधेयक जो था वो अब कानून बन गया। किंतु जब दोनों सदनों में किसी विधेयक पर सहमति न हो तो एक विशेष प्रक्रिया का सहारा लिया जा सकता है। यदि विधेयक एक सदन से पारित हो जाए और दूसरे सदन में अस्वीकृत हो जाए, अथवा एक सदन विधेयक पारित कर दे और दूसरा सदन उसमें कुछ परिवर्तन करे जो पहले सदन को मान्य न हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और इस संयुक्त बैठक में विधेयक पर विचार किया जाता है और बहुमत से निर्णय लिया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। राष्ट्रपति बुलाता है, लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। याद रखने की बात है दोस्तों। अब स्वाभाविक सी बात है, लोकसभा में 543 सीटें होती हैं और राज्यसभा में 250 सीटें होती है और दोनों की संयुक्त बैठक होगी तो साधारण बहुमत लोकसभा के पास है, तो इसमें राज्यसभा उपेक्षित हो जाता है दोस्तों। ये रहा साधारण विधेयक। अब आइए जानते हैं धन विधेयक के बारे में कि धन विधेयक क्या होता है। धन विधेयक साधारण विधेयक से अलग होता है दोस्तों। सर्वप्रथम इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है इसकी पुष्टि लोकसभा अध्यक्ष करता है कि धन विधेयक है कि नहीं। जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई धन विधेयक संसद में प्रस्तुत ही नहीं किया जा सकता है। मतलब पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। अनुमति देने के बाद लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक के संबंध में दोनों सदनों की शक्तियों में महत्वपूर्ण अंतर है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। जब यह लोकसभा से पारित हो जाता है तो इसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकती। राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ अथवा बिना सिफारिश के
इस विधेयक को लोकसभा में लौटाना पड़ता है। लोकसभा चाहे तो राज्यसभा के सभी सुझाव अथवा किसी सुझाव को अस्वीकृत कर दे। इस प्रकार धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का अधिकार सर्वोपरि होता है और अंतिम भी होता है। यदि राज्यसभा 14 दिनों के भीतर धन विधेयक नहीं लौटा देती, तो यह मान लिया जाएगा कि धन विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया है। तत्पश्चात इसे राष्ट्रपति के पास उसकी अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक पर अनुमति अवश्य देता है। इसमें पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि पहले ही इसकी अनुमति ले चुकी है राष्ट्रपति से, धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले ही। अब ये जान लेते हैं दोस्तों कि धन विधेयक की संविधान में क्या स्थिति है। तो इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 110 में है। तो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। आइए देखते हैं कि धन विधेयक क्या होता है। 110 में धन विधेयक अनुच्छेद 110 के अनुसार यदि सरकार के कराधान से संबंधित विषय, जैसे नया कर लगाना हो, कर में छूट देना हो या कर हटाना हो, या फिर भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि से धन निकालना या उसमें धन डालना हो, सरकारी ऋण, सरकार जो ऋण लेती है, या फिर उसकी अदायगी या फिर ब्याज दर का निर्धारण, संघ सरकार द्वारा लिए गए ऋणों का भुगतान, संघ सरकार जो ऋण लेती है उसका भुगतान करती है, ऋण की सीमा तय करना, संसद द्वारा निर्दिष्ट किसी भी वित्तीय विषय से संबंधित जो खर्च होता है, इससे संबंधित प्रावधान धन विधेयक के अंतर्गत आता है, जो 110 में भली भांति संविधान में परिभाषित है। अब आइए दोस्तों वित्त विधेयक के बारे में जान लेते हैं। तो वित्त विधेयक होता क्या है? तो वित्त विधेयक सरकारी खर्च, कर, सरकार की उधारी, संचित निधि, अन्य वित्तीय मामले से संबंधित प्रावधान होते हैं। यह भारत सरकार के वार्षिक बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। संविधान में 117 में वित्त विधेयक से संबंधित प्रावधान है। वित्त विधेयक के दो प्रकार होते हैं, जो अभी हमने देखा, एक धन विधेयक होता है और एक साधारण वित्त विधेयक होता है। तो जो धन विधेयक के प्रावधान है वो वित्त विधेयक में भी होता है। तो हर धन विधेयक वित्त विधेयक है, लेकिन हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है। आइए कैसे जानते हैं। सबसे पहले एक तो प्रकार हो गया धन विधेयक, मनी बिल, अनुच्छेद 10 के तहत। इसमें हम लोगों ने जान चुका है कि कर, सरकारी ऋण, संचित निधि और अन्य वित्तीय मामलों से संबंधित विषय होते हैं। यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती, केवल सिफारिशें दे सकती है। मानना या न मानना लोकसभा के हाथों में है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है धन विधेयक के संबंध में। अब साधारण वित्त विधेयक क्या होता है? ऑर्डिनरी फाइनेंस बिल क्या होता है? अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 117(3) के तहत इसमें वित्तीय मामलों के साथ साथ अन्य विषय भी शामिल होते हैं। जो अन्य विषय होते हैं वो साधारण वित्त विधेयक होते हैं। जो वो कर जो जो भी धन विधेयक है वो वित्त विधेयक है, और जो धन विधेयक नहीं भी है वो भी वित्त विधेयक में आता है, जो अन्य विषय में है। यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है और इसे अस्वीकार भी कर सकती है। राष्ट्रपति इसमें संशोधन की सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा की भूमिका क्या होती है इसमें? तो राज्यसभा इसमें संशोधन कर सकती है, इसे अधिकतम 6 महीने तक रोक भी सकती है। और राष्ट्रपति की क्या भूमिका होती है साधारण वित्त विधेयक में? राष्ट्रपति इसमें संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं और पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, जो कि धन विधेयक में नहीं कर सकते थे। चाहे राज्यसभा को धन विधेयक में संशोधन करने की शक्ति नहीं थी, न ही उसे रोकने की शक्ति थी, लेकिन साधारण वित्त विधेयक में है। लोकसभा का अध्यक्ष का निर्णय इसमें अंतिम नहीं होता है, क्योंकि इसमें वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों तरह के प्रावधान होते हैं। धन विधेयक के संबंध में तो लोकसभा का जो निर्णय है वो अंतिम है, लेकिन वित्त विधेयक में ऐसा नहीं है।
वित्त विधेयक में जो धन विधेयक वाली प्रावधान है, उसमें लोकसभा का निर्णय अंतिम होगा, लेकिन सभी वित्त विधेयक में नहीं। समझ गए दोस्तों? ये रहा साधारण वित्त विधेयक। अब आते हैं, देखते हैं संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। तो पहली बात, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया भी दी गई है। तो संविधान में संशोधन की 3 प्रक्रिया है। पहला तो है कि संविधान में सामान्य बहुमत से के आधार पर हम संशोधन कर देते हैं। कई अनुच्छेद है जिसमें हम विशेष बहुमत की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसका प्रावधान 368 में भी नहीं दिया गया है। जो साधारण विधेयक हम पास करते हैं वैसे ही संविधान संशोधन भी कर सकते हैं। जो दूसरा है वो 368 में दिया गया है। इसमें संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर संशोधन कर सकते हैं। और जो तीसरा है, विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, साथ में कुल राज्यों के आधी विधान मंडलों का अनुमोदन, तब जाके संशोधन कर सकते हैं। इसका भी प्रावधान 368 में दिया गया है। तो 2 संशोधन है, संविधान संशोधन जो 368 में दिया गया है, और एक जो है साधारण संविधान संशोधन विधेयक, वो 368 में नहीं दिया गया, साधारण बहुमत से ही हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर कैसे होते हैं संशोधन होते हैं। संविधान में कई ऐसे अनुच्छेद है, जैसे कि अनुच्छेद 2, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश दे सकती है। मतलब विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश संसद चाहे तो भारत के जो राज्य क्षेत्र है उसमें नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है जीत के। और अनुच्छेद 3, संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। मतलब अगर चाहे तो किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है, घटा सकती है। जैसे कि बिहार को देख लेते हैं। बिहार को अलग कर दिया गया झारखंड से। झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया 2000 में। यूपी को उत्तराखंड को यूपी से अलग कर दिया गया, छोटा कर दिया गया। तो ऐसे होता है। तो इसमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण कानून जैसे, साधारण विधेयक जैसे प्रस्तुत होता है वैसे ही हम इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा संशोधन है, जो जिसमें विशेष बहुमत की, वो भी राज्यसभा में भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और लोकसभा में भी अलग अलग विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ध्यान देने की बात है दोस्तों, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो संसद से ही शुरू होती है। मतलब इसके लिए कोई अलग से संविधान आयोग या फिर किसी अन्य निकाय की जरूरत नहीं पड़ती है। अर्थात ये साबित करती है कि संसद की संप्रभुता। संसद में कौन लोग हैं? जनता से चुने हुए प्रतिनिधि, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से जनता की संप्रभुता। सबसे ध्यान देने की बात यह है कि मतलब सभी विधेयकों की तरह, जैसे साधारण विधेयक हमने देखा, जैसे वो संसद से पारित कर दी तो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए दिया गया। राष्ट्रपति चाहे तो उस पे अपनी मतलब बदलाव के लिए वापस भेज सकती है कि आप कुछ चेंज कर सकते हैं, अपनी सिफारिशें दे सकती हैं। लेकिन संविधान संशोधन विधेयकों में ऐसा नहीं कर सकती। इसमें पुनर्विचार का अधिकार नहीं होता है। मतलब संविधान संशोधन, ध्यान देने की बात है, संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति को पुनर्विचार की शक्ति नहीं दी गई है, सीधी बात है। और नहीं दी गई है, कारण ये है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया पहले से ही इतनी जटिल है, और संसद विशेष बहुमत से पारित करती है तब जाके संविधान संशोधन होता है। संप्रभुता संसद की यहाँ पे साबित होती है, बहुत कठिन है। तो उसमें भी राष्ट्रपति का अनुमोदन, मतलब जब आम जनता स्वीकार कर लिए तो फिर इसकी वजह से राष्ट्रपति को पुनर्विचार की शक्ति नहीं दी गई है।
इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। और आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है।